सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। सारे प्रश्न को मैं एक एक समझाने वाला हूँ। आइए देख लेते हैं, बिना स्किप किए हुए अंत तक इसको देखेंगे। धातु और अधातु। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती हो, चाकू से आसानी काटी जा सकती, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो, ऊष्मा की कुचालक हो। तो वो हैं साथियों मरकरी, कमरे के ताप पर द्रव होती हैं, चाकू से आसानी से काटने में सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये धातु हैं। ऊष्मा की अच्छी चालक की बात करें तो सिल्वर और कॉपर ये ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, और ऊष्मा की कुचालक धातु जो होती हैं वो लेड और मरकरी होती हैं। मरकरी को पारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आघातवर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आघातवर्ध्य और तन्य की डेफिनेशन परीक्षा में पूछी जाती है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्ध्य कहते हैं। यानी कि धातु को पीटकर चादर बना देते हैं, चादर बनने का जो गुण होता है वो आघातवर्ध्य कहलाता है। और कुछ धातुओं के पतले तार के रूप में खींची जाने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। यानी कि तार के रूप में खींची जाने वाली धातु उसको तन्यता कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं जो वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेती हैं, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन और जल के साथ कैल्शियम, इनका समीकरण आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ज़्यादा मैं समय ये वेस्ट नहीं करूँगा, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। इसे प्राप्त परिणामों को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। इस सारणी का उपयोग कर ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न यहाँ पे हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तीसरा प्रश्न है ABCD को अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला प्रश्न अभिक्रियाशीलता को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्लों में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो साथियों हाइड्रोजन गैस निकलती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण यहाँ देख सकते हैं Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2। अगला है जिंक को आयरन या सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन के सल्फेट में विलयन से आयरन को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर इसकी समीकरण भी देख सकते हैं Zn + FeSO4 = ZnSO4 + Fe। लोहा अलग हो जाता है, आयरन अलग हो जाता है। अगले जो प्रश्न हैं ये आपको स्वयं को करना है, देख सकते हैं बुक में तीनों प्रश्न। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनका गलनांक उच्च होता है। अगला है प्रश्न निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और गेंग, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। खनिज की बात करें तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। और अयस्क की बात करें तो ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है उनको अयस्क कहते हैं। खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों को गेंग कहते हैं। अगला प्रश्न है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो धातुएं हैं साथियों सोना और प्लेटिनम, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है तो किस स्थिति में विस्थापन गैस गठित होगी। अगला प्रश्न है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो सोना, प्लेटिनम और चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती है। अगला है मिश्रातु क्या हैं। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मतलब यानी समान अनुपात के मिश्रण को हम मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन की अभिक्रिया को दर्शाता है।
तो वो हैं AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला है लोहे के फ्राइंग पैन, जो कढ़ाई होती है, फ्राइंग पैन होती है, को जंग से बचाने कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वो उसको बचाया जा सकता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती हैं। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व को क्या हो सकता है? तो वह तत्व होता है कैल्शियम। अगला है खाद्य पदार्थ के वेफर डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए उसके ऊपर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है, तो इनका उपयोग कर धातु और अधातु के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे? दूसरा प्रश्न यहाँ पे धातु और अधातु के विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आपको आकलन करना है। तो पहला ए का हम उत्तर यहाँ पे जानेंगे। एक तो हथौड़े से पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि यह धातु भंगुर होती है, अतः छोटे छोटे टुकड़ों में वो बिखर जाएगा। धातु होगा तो चादर प्राप्त हो जाएगी और अधातु होगा तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। विद्युत परिपथ द्वारा भी हम जांच कर सकते हैं। सर्वप्रथम बैटरी, बल्ब, बैटरी और तार एवं स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ को दर्शाइए। इसके बाद बारी बारी से धातुएं और अधातुओं के नमूने को विद्युत परिपथ की क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करेंगे, तो हम देखेंगे कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है और अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है। दूसरे बी परीक्षण ए दो ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि परीक्षण ए दूसरा ज़्यादा उपयुक्त क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए उसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी प्रदान करते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस प्रकार से इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। दो अधातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो साथियों बात करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जबकि कॉपर और सिल्वर धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। अगला है किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण से आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे? तो धातु एम के विद्युत अपघटनी परीक्षण में अधातु एम का एनोड, शुद्ध धातु एम की पतली पट्टी कैथोड और विद्युत अपघट्य एम धातु का अम्लीकृत लवण का विलयन यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्रा के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उससे उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो पहला है गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र लिटमस पत्र पर। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण ये आपको स्वयं को करना है। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। लोहे से जंग से बचाने के तरीके, पहला है यशत लेपन। इस विधि में लोहे और इस्पात की जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। पेंटिंग द्वारा इस विधि में लोहे की वस्तु पर पेंट कर दिया जाता है ताकि इसकी सतह वायु और आर्द्रता के साथ संपर्क न करें। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर बनाती हैं। अगला प्रश्न है कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो दूसरा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। और तीसरा प्रश्न है एल्यूमिनियम अत्यंत अतिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। और चौथा है निष्करण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। पहले का उत्तर मैं यहाँ बता देता हूँ। प्लेटिनम, सोना, चांदी चमकदार धातुएं हैं और संक्षारित भी नहीं होती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को वायु में खुला छोड़ने पर अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण आसानी से ये आग पकड़ लेती हैं, अतः इसको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर है एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं और ये ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। और चौथा प्रश्न है धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? नींबू या इमली जैसे पदार्थ में अम्ल होता है और यह तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है। इससे तांबे के बर्तनों की चमक बनी रहती है।
तो साथियों पहले पार्ट में धातु अधातु के पहले भाग में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना है। दूसरे भाग के प्रश्नोत्तर में आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए देर न करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अपने कमेंट करके यदि किसी चैप्टर में आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से करेंगे। हमारा जितना प्रयास होगा उतने प्रयास के आधार पर हम करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।